कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से जाहिर है कि फिलहाल कांग्रेस के लिए किसी काट को बीजेपी के खिलाफ आजमाना आसान नहीं है। बीजेपी के महिला आरक्षण की काट कांग्रेस ओबीसी फैक्टर को मान रही थी। कई मंचों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उछाल चुके हैं। राहुल कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में आते ही जातिगत जनगणना कराएगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी राहुल यही कहते नजर आए थे। वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य और मध्य भारत के क्षेत्रों में 51% से ज्यादा ओबीसी आबादी है। वहीं 100 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के लिहाज से दोनों दिग्गजों के बयान बेहद अहम हैं, खासकर तब जब चुनाव को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। हालांकि राहुल के बार बार ओबीसी का मुद्दा उछालने के बावजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस इसको लेकर मुखर नहीं है। इसके पीछे कमलनाथ को सीएम प्रोजेक्ट करना सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अंदरूनी कलह से भी बचना चाहेगी, क्योंकि कहीं न कहीं ये विषय कांग्रेस के ओबीसी नेताओं से जोड़कर भी देखा जा सकता है। इधर बीजेपी 3 ओबीसी मुख्यमंत्री का टैग लेकर कांग्रेस को टारगेट कर रही है। जरा बताओ, आपकी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में किस ओबीसी नेता के अधीन है, उसके निर्णय से चलती है? अरे यहाँ तो सेठ कमलनाथ और राजा दिग्विजय सिंह जी के कब्जे में पूरी कांग्रेस है। जरा पूछो किसी अपने ओबीसी नेता से। और जरा ये तो बताओ, आपने मध्य प्रदेश में आज तक अपनी सरकार में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए या विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष ओबीसी से बनाए? कांग्रेस ओबीसी और जातिगत जनगणना के जरिए जाति का तड़का लगा रही है, तो बीजेपी का 3 ओबीसी मुख्यमंत्री और आधी आबादी के लिए आरक्षण का टैग कहीं न कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि ओबीसी आबादी एमपी में किसके लिए समीकरण बनाती है और किसके लिए बिगाड़ती है। सवाल नंबर 1, ओबीसी का मुद्दा उछालकर क्या कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है? सवाल नंबर 2, एमपी कांग्रेस ओबीसी के मुद्दे पर बोलने से क्यों बच रही है? सवाल नंबर 3, कांग्रेस के लिए मुद्दा अंदरूनी कलह की भी वजह बन सकता है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है 23 का मैटर, ओबीसी फैक्टर। मध्य प्रदेश चुनाव से महज 2 महीने पहले सियासत में जाति के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही कांग्रेस ओबीसी कार्ड और जातिगत जनगणना का दांव आजमा रही है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ये फैक्टर कांग्रेस को ही भारी पड़ेगा और ओबीसी आबादी का 2023 चुनाव में क्या असर दिखने वाला? आपको याद होगा कि जब निकाय के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, तब भी ओबीसी का फैक्टर खूब काम किया। बल्कि ये मुद्दा इतना गर्म आया कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। बाद में फिर इस पर विचार हुआ और आगे चलकर बात बनी और निकाय और पंचायत के चुनाव भी देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। तो सवाल यही है कि अब मध्य प्रदेश में ये मुद्दा नहीं चलेगा या ये फैक्टर कांग्रेस के काम आएगा। समझते हैं, आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद कांग्रेस के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी के पास ही सबसे पहले चलूंगा। दिनेश जी, ओबीसी का जो मुद्दा है, मंडल कमीशन से लेके बाकी चीजों को हम देखें तो ये गाहे बगाहे चुनाव में आता रहा, लेकिन लंबे अरसे के बाद ऐसा लगता है कि 23-24 में ये मुद्दा गरमाएगा। जिस तरह से कांग्रेस या फिर जो नया गठबंधन बना उसने इसको अपने हाथ में लिया, नीतीश कुमार ने जाहिर है वो गिनती भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में इसका कितना असर दिखाई देगा? देखिए, मुद्दा तो गर्मा गया है। प्रधानमंत्री जी खुद ही रिएक्शन दे रहे हैं कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद यदि इतने हायर लेवल पर रिएक्शन आ रहा है तो इशू तो है। और यदि आप
जो है अपनी पुरानी राजनीति देखोगे, पास्ट की राजनीति कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो ओबीसी राजनीति करती रही। यदि आप 80-85 या इसके पहले के जो विधायकों की संख्या निकालोगे ना, तो सबसे ज़्यादा ओबीसी विधायक आपको कांग्रेस के मिलेंगे। और कांग्रेस ने तो यादव राजनीति की ही, बहुत सारे उनके जितने नेता आपको दिखते हैं जो आज जिनके पुत्र या पुत्री राजनीति कर रहे हैं, वो ओबीसी के बहुत सारे। लेकिन जब कांग्रेस दलित एजेंडा पर आई और ओबीसी को जब छोड़ा था उसने, तब कांग्रेस का जो आधार था वो कमज़ोर हुआ। मध्य प्रदेश में आप देखिए ना, कमलनाथ ने आते ही क्या किया, 27% आरक्षण की बात की ना, 14 से 27। तो वो अपना जो एक्चुअल एजेंडा था जो कांग्रेस पार्टी का, उसी पर वर्क कर रही है। वो जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी के बयान पर बोले और हर बयान पर एग्रेसिव होकर कैंपेन करें। वो हर जो रणनीति होती है सब अलग अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अलग है। यदि बिहार में एक सेंसस जारी किया है तो इसका नेशनल लेवल पे इफेक्ट होगा, दूसरे खासतौर पे हिंदी राज्यों में इफेक्ट होगा। ये बात तो होगी ना कि एक पॉपुलेशन जब फिगर आता है फिर आपको कैंडिडेट उस हिसाब से देते हैं, और ये तो हर राजनीतिक दल यही काम कर रहा है। आप यदि आप थोड़ा सा देखेंगे, उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो हमने अति पिछड़े की बात सुनी थी कि भाजपा ने अति पिछड़े पर फोकस किया हुआ है, तो अति पिछड़े का डाटा हमारे सामने बिहार का सामने आ गया। पसमानदा मुसलमानों की हम बात करते हैं तो वो क्या है, कि जो सारी राजनीति है, सियासत वही है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पहले से ही भारत सरकार के पास मौजूद है जिस पर ये बात हो रही, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन अब उसको आगे बढ़ते हुए बिहार सरकार ने किया इसीलिए है कि राजनीति में वो अपना वर्चस्व बढ़ा सकें। जी दीपक जी, सवाल यही है कि ओबीसी को लेकर बात मध्य प्रदेश में होती रही। आप लोग ने एक अलग से आयोग भी बनाया, उसके आधार पर गिनती भी कराई और ये कहा गया कि 50 से 52% ओबीसी यहाँ है। लेकिन बाकी राज्यों की तुलना जब मध्य प्रदेश से करते हैं तो फिर ये मुद्दा अलग दिशा में चले जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ अलग दिखाई देता है। तो गले की हड्डी है क्या दोनों दलों की? देखिए, ऐसा है कि इस मामले में आपको सबसे पहले संविधान की स्थिति देखना पड़ेगा। संविधान ने किसी भी तरह इस तरह की जातिवाद को प्रश्रय नहीं दिया संविधान निर्माताओं ने, और संविधान में जो बात की गई है वो केवल अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए की गई है। हमने जो बात की है कभी भी पिछले 30-40 सालों में, 50 सालों में, तो हमने अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो लोग सोशली, इकोनॉमिकली या एजुकेशनली, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन वर्गों के लिए विशेष प्रयत्न होना चाहिए। और वो प्रयत्न कोई खाली रिजर्वेशन से हो जरूरी नहीं है, उसके लिए हर स्तर पर कोशिश होना चाहिए। वो कोशिश हमने की। जैसे मध्य प्रदेश में हमने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं। कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए अपने 50 साल का मध्य प्रदेश का इतिहास, और खाली मध्य प्रदेश की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान का हिसाब देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि सारे नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस पार्टी गायब क्यों गई, क्योंकि मुलायम सिंह से लेकर लालू प्रसाद यादव तक जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात करते रहे हैं वो असल में जातिवाद बढ़ाने के अलावा क्या है। और जातिवाद बढ़ाने के पहले उन्होंने ओबीसी की बात करके कांग्रेस को हाशिए पर डाला। अब कांग्रेस पार्टी जिसने काका कालेलकर की जो रिपोर्ट थी उसको ठंडे बस्ते में डाला, मंडल आयोग की रिपोर्ट उसको ठंडे बस्ते में डाला, और वीपी सिंह जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को कमजोर करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, उसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही। आज अचानक जब कांग्रेस पार्टी अपने आप को हर जगह हाशिए में पाती है तो राहुल गांधी को लगता है कि साहब जातियों की जनगणना की जरूरत है। मैं समझता हूं कि संविधान निर्माताओं ने निश्चित तौर पर ध्यान रखा था और इसलिए जातिवाद को कतई मान्यता नहीं दी है। संविधान की प्रस्ताव से लेके एक लाइन पढ़ लीजिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस का मतलब जातिवाद को भड़काना नहीं है। लेकिन आज जो कुछ बात हो रही है, या मंडल आयोग के समय वीपी सिंह ने जो काम किए हैं, या जब भी इस तरह की राजनीति हुई है, वो केवल हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए, भारत की एकात्मता को कमजोर करने के लिए है। और भारत के इतिहास को समझने की जरूरत है कि भारत इतना बड़ा, इतना मजबूत देश होने के बाद छोटे छोटे कबीले आते थे, 10,000 20,000 सैनिक थे। पूरी बात इतिहास को समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजस्थान में इतने बड़े बड़े राजपूत घराने थे, लेकिन कुशवाहा कभी सिसोदिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, सिसोदिया कभी राठौर के साथ नहीं खड़ा हुआ। और यही जातिवाद जो है कांग्रेस पार्टी भड़काना चाहती है, जिससे भारत का पूरा समाज 3000 जातियों में झगड़ा होकर विभक्त हो जाए। और जो कुछ करना चाहते थे, जो मुगल और तुर्क नहीं कर पाए, वो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। ठीक है। तो शर्म आना चाहिए इनको। लेकिन भारतीय समाज अब जाग गया है। एक बात समझ लीजिए, इस तरह की साजिशें कामयाब नहीं होंगी, चाहे कुछ भी कर लें। जी प्रताप भानु शर्मा जी, साजिशें कामयाब नहीं होंगी। अब ये साजिश है या चुनाव की चिंता है? मैं नहीं कह रहा हूं, साजिश उन्होंने कहा। देखिए, मैंने दीपक विजय वर्गीय जी को सुना और
दिनेश गुप्ता जी को भी सुना है। दिनेश गुप्ता जी ने बहुत फेयर एनालिसिस करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस के लिए ओबीसी की बात करना कोई नई बात नहीं है, हमेशा समर्थन दिया है और इस विषय पर गहराई से काम किया है। चाहे वो मंडल आयोग बनाने की बात हो, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और आरक्षण चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, जहां पर भी देने की बात आई, चाहे नगर पालिकाएं, पंचायत में, पंचायती राज में, नगर निगम में, ये सब कांग्रेस ने ही इस काम को किया है। बीजेपी तो आरक्षण के नाम पर या ओबीसी के नाम पर सिर्फ सत्ता हथियाने की बात करते रही है। और यदि जातिगत या द्वेष भावना में या जाति बिरादरी में देश को बांटने की यदि साजिश करी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही करी है, और मोदी जी, नरेंद्र मोदी उसमें सबसे अग्रणी व्यक्ति हैं, जिन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करी, नफरत की बात करी, कब्रिस्तान शमशान की बात करी, और अब तो वो बात करने लगे हर तरह से कि वो पिछड़े वर्ग, सबसे पिछड़े वर्ग के, सबसे गरीब वर्ग के। अरे वो कहां से पिछड़े वर्ग के हो गए, कहां से ओबीसी के हो गए? उनने अपनी कलम से संशोधन कर दिया ओबीसी की लिस्ट में। जब वो मुख्यमंत्री थे तो ओबीसी हो गए, और ओबीसी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं देश की, देश के वोट बटोरना चाहते हैं। ये प्रताप भानु शर्मा जी, कृपा करके गलत बयानी ना करें, कृपा करके गलत बयानी ना करें। ये जो गुजरात की ओबीसी लिस्ट में संशोधन है, कांग्रेस के जमाने में हुआ है, कांग्रेस के जमाने में हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। पहली बात, गलत बयानी ना करें। मैं मौका दे रहा हूं, मैं मौका दे रहा हूं। बोल लीजिए, आप अपनी बात कीजिए। उनके नाम को, उनके समाज को ओबीसी में जोड़ा है। आप देख लीजिए, तथ्य है, फैक्ट है, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे। सच्चाई सुनने का मादा होना चाहिए आपके अंदर। बोल लीजिए आप, मैं तत्काल मौका दूंगा। अब आप ये कहते हैं कि ओबीसी की बात करते हैं और ओबीसी के लिए काम नहीं। अभी एक आंकड़ा संसद में रखा था राहुल गांधी ने कि 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी के थे। सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करेंगे हम, और करती आई है। प्रताप भानु शर्मा जी, एक सवाल मैं ले सकता हूं आपसे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, जो संसद में रखा बातें हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में जब बात आएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए है कि हमने 3 मुख्यमंत्री दिए, बाबूलाल गौर है, उमा भारती है, शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की फिजा को या यहाँ के हम सियासी गणित को देखते हैं तो मुझे लगता है ये कहीं दिक्कत तो पैदा नहीं करेगा कांग्रेस के लिए। नहीं, इसलिए दिक्कत नहीं करेगा कि सभी समाज और ओबीसी के सभी वर्ग के लोग कांग्रेस के नेतृत्व में और कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, और सबका समर्थन उनके साथ में है। और जब भी ओबीसी की बात आई है, सुभाष यादव को डिप्टी सीएम बनाया है, केंद्र में कांतिलाल भूरिया को हमने आपके आदिवासी वर्ग से, आदिवासी कोटे से उन्हें मंत्री बनाया है। हर समाज, हर वर्ग को मिला है। महाजन आयोग मध्य प्रदेश में ही बना था, और उनको पूरे एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा अर्जुन सिंह जी के समय पर दिया गया। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी कोई द्वेष भावना या भेदभाव बिल्कुल नहीं है। और जो जिसमें नेचुरल लीडरशिप है, आगे आए हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे अरुण यादव की बात कर लो आप, चाहे वो जीतू पटवारी की आप बात कर लीजिए, चाहे किसी अन्य और ओबीसी वर्ग से को जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी हम बात कर लें। एक अच्छा समावेश है, समरसता है मध्य प्रदेश में, ये हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। और कमलनाथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 27% आरक्षण देने की बात विधेयक के रूप में, कानून के रूप में मध्य प्रदेश में लागू करी थी। इसलिए यदि कांग्रेस हितैषी है, कांग्रेस नेतृत्व ये सोचता है ओबीसी के बारे में, तो हम अपनी नीति के अनुसार ही सोचते हैं, किसी द्वेष भावना से नहीं। ठीक, जातिगत जब भी बात होती है दिनेश जी, तो फिर द्वेष भावना की बात तो नहीं, लेकिन जातिगत आधार जब भी चर्चा हो किसी भी जाति को लेकर, अनुसूचित जाति, जनजाति, आरक्षण, जब चुनाव हुए तो इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है, और खासकर मध्य प्रदेश की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि बात वही है कि यहाँ से 3 मुख्यमंत्री दे दिए भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमेशा कहती रही। अभी थोड़ी देर पहले ये बात दीपक जी ने भी कही है, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स कहते रहे। तो क्या मध्य प्रदेश में ये वाली बात चलेगी कहीं ना कहीं कि हम यदि मुख्यमंत्री दे रहे तो आप भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा आगे बढ़ा दीजिए? देखिए, ये बिल्कुल बात चलेगी नहीं चलेगी, ये तो पार्टी के भीतर की बात है। अभी तक किसी ने कोई इस विषय की बात नहीं की है। और कांग्रेस पार्टी की जो हम देख रहे हैं कि वो तो कह चुके हैं, कमलनाथ के हिसाब से वो पूरी बिसात बिछाए हुए हैं। लेकिन आप देखें ना कि मध्य प्रदेश में जो जन आक्रोश यात्राएँ हैं, आप उसमें देखिए कि ओबीसी फेस कितने हैं।
पार्टी को आप देखिए, जीतू पटवारी तो हैं, कमलेश्वर पटेल क्या है, आप जिसको आप पार्टी ने AICC में लिया वो भी उसी वर्ग से हैं। जब आई थी बात राजमणि पटेल को वहाँ भेजने की राज्यसभा में, तब भी कांग्रेस पार्टी ने OBC को ही एक तवज्जो दी थी। तो कांग्रेस पार्टी को यदि आप अर्जुन सिंह जी पॉपुलर क्यों थे, यदि आप देखोगे ना तो ज़्यादातर आपको OBC पॉलिटिक्स नज़र आएगी। 98 में यदि कांग्रेस पार्टी वापस सरकार में आई थी, तब भी आपको लगेगा कि जो 14% रिजर्वेशन था जो दिग्विजय सिंह जी ने दिया था, उसके कारण आई थी। जो मैंने कहा ना कि जब आप दलित एजेंडा पे चले गए, जब आप जो है 16% की सियासत करने लगे 50% को छोड़ के, तो आपको नुकसान होना था। और ये बात कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ की कमलनाथ ने की, कांग्रेस पार्टी ने की। आज वो उस चीज़ को देख रहे हैं। अरुण यादव यदि बुंदेलखंड में है, किस बेल्ट में है, वो यादव बेल्ट में है, वो वहाँ जहाँ यादव हैं। और जो स्थिति दीपक जी बता रहे थे कि राजस्थान में जो OBC के बीच में इनर फाइट कैसी है, तो हम कई जगह देखते ना कि मध्य प्रदेश में लोधी और यादव एक नहीं होते, वो वोट नहीं देते। यदि कोई लोधी हो जाता है तो यादव खिलाफ चला जाता है। कई जगह किरार और यादव एक नहीं होता। तो इनका कोई एक फोरम नहीं है ना, क्योंकि हर कास्ट में, जैसे SC में भी होता है ना कि SC में भी बहुत सारी चीज़ें, आदिवासियों में ये कि गोंड और भील भला कभी एक नहीं होते। तो ये चलता रहता है। इसमें जो अपना कैलकुलेशन ठीक लगा लेता है, पॉलिटिक्स में तो ये है कि आप किस तरह से इन सारी चीज़ों का संतुलन बनाते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा ये तो इनर फाइट है, चलती रहती है जाति में और राजनीतिक दलों में भी। संतुलन बनाने की बात है, कौन कितना बेहतर संतुलन। जी दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जातिगत कन्फ्लिक्ट की जो है वो, या पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट या इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट है, वो सारी बात, इशू ये है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70-80 साल में किया क्या है। मैं समझता हूँ दिनेश गुप्ता जी ने जो कहा है या प्रताप भानु शर्मा जो कह रहा है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। 1980 में जब शिव भानु सिंह सोलंकी जो आदिवासी नेता थे, उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में जो विधायक दल था उसमें उनको बहुमत मिला था, उनकी बढ़त थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। उसके बाद 1993 में जब सुभाष यादव जी के पास पर्याप्त वोट थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। और ये निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में जो काबिज हैं सामंतवादी तत्व और जो यथास्थितिवादी वो हैं, और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती रही हमेशा। इनको बताना चाहिए कि इन्होंने पिछड़े वर्गों को, जो चाहे वो ट्राइबल्स हों चाहे वो OBC हों, इनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया। तो ये खाली झुंझुना पकड़ाने की बात नहीं है कि हमने वहां सदस्य बना दिया, वहां सदस्य बना दिया, वो सब कुछ की बात नहीं है। जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो आपने आदिवासी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया। जब आप मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो आपने सुभाष यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया। और उसके लिए दिग्विजय सिंह से लेकर और अर्जुन सिंह तक तमाम लोग षड्यंत्र करते रहे। कांग्रेस पार्टी को हिसाब किताब देना चाहिए ना कि मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री किसको बनाया, दूसरा किसको बनाया, तीसरा किसको बनाया, चौथा किसको बनाया, पांचवा किसको बनाया, छठवां किसको बनाया, सातवां किसको बनाया। और जब भी कोई OBC वर्ग होगा, OBC में सभी को ले रहा हूं, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, जो भी सामाजिक रूप से पिछड़ा है उनको धकेलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने क्यों की। खाली मध्य प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान में भी ये हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी ये हुआ है, बिहार में भी ये हुआ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि चाहे बिहार की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, अगर ये जाति का अगर ये सही में एम्पावर करना चाहते हैं सोशली बैकवर्ड लोगों को, तो खाली एक जाति को एम्पावर करने की क्या जरूरत है। 3000 जाति हैं। अगर ये नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव इनकी दिलचस्पी है तो 5 साल के बाद किसी दूसरी जाति को मौका देते, उसके 5 साल बाद किसी तीसरी जाति को मौका देते। ये सारी की सारी कवायद जो है हिंदुत्व को डिवाइड करने के लिए है, भारतीय समाज को डिवाइड करने के लिए, और उसके जरिए भारत को कमजोर बनाने की साजिश है। और मैं समझता हूं इस गहरी साजिश को हिंदुस्तान की जनता समझ रही है। बहुत करारा जवाब देगी हिंदुस्तान की जनता इन कांग्रेसियों को। जी बोलिए प्रताप भानु शर्मा जी। जी मैं सैनी जी ये कहना चाहूंगा कि यदि हिंदुस्तान का मजबूत ढांचा तैयार हुआ है तो वो OBC की शक्ति और OBC के बलबूते पे हुआ है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र देख लो आप, चाहे वो शौर्य का क्षेत्र देख लो आप, चाहे विदेशी विद्युता का क्षेत्र देख लो, चाहे वैज्ञानिकों का शोध का क्षेत्र देख लो आप। इसलिए कोई जातीय आधार पर कोई मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, ये भी आप सुन लीजिए। जिसके पक्ष में बहुमत होता है, जो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। सर ये मुद्दे तो हमेशा उठते रहे ना सर, ये मुद्दे तो उठते रहे कि OBC का मुख्यमंत्री क्यों नहीं। जी उठते रहेंगे, और जब उसके पक्ष में बहुमत हो जाएगा, उनको समर्थन मिलेगा, उनको ये नेतृत्व क्षमता आगे बढ़ जाएगी, अपने आप नेचुरली उनकी लीडरशिप डेवलप होगी। ये आप मान के मतलब आप लग रहा है कि अभी लीडरशिप डेवलप नहीं हुई कांग्रेस के भीतर।
पूरी डेवलप है, और जब वो मौका मिलेगा उन्हें वो उनके लिए बराबर दिया जाएगा, कहीं कोई बात ही नहीं है, न कोई रोक। आज देखिए राजस्थान में इनके राजे रजवाड़े ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, कर्नाटक में जो अभी मिले हैं बने हैं उनको गौड़ा को ना बनाकर, उन्होंने शिव कुमार को ना बनाकर कांग्रेस ने बनाया सिद्धारमैया ओबीसी, सिद्धरमैया को ओबीसी वर्ग से। इन्होंने इतना बड़ा राज्य जीता, उत्तर प्रदेश में क्या किया, किसको बनाया, ये प्रश्न तो हमेशा उठते हैं। लेकिन बात तो मध्य प्रदेश की हो रही है अभी हाल में, तो हम मध्य प्रदेश के चुनाव में 2023 के चुनाव तो पूरे भारत का भ्रमण करवा दिया दीपक जी ने। बिल्कुल हाँ, एक भ्रमण, एक बात रह गई थी कि देवगौड़ा जी कांग्रेस के समर्थन से एक प्रधानमंत्री बने थे देवगौड़ा जी, उनको साल भर काम नहीं करने दिया, और दूसरा प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी, तो 9 साल से गालियों के अलावा कुछ नहीं बरसा रहे हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि नेहरू परिवार, इनको पहला प्रधानमंत्री मिला वही उसी परिवार से, इनको कुछ नहीं दिखता है, ये सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को पिछड़े बना के रखना चाहते हैं। बनाए हुए ओबीसी है वो, ओबीसी बिरादरी। अरे आप गूगल के भरोसे डिबेट नहीं करें, मेरा आपसे आग्रह, आप पढ़े लिखे आदमी गूगल के भरोसे डिबेट न करें, उसकी स्टडी करें, जाके मालूम कर लो। गुजरात के अंदर रिजर्वेशन की स्टडी करें, गूगल के भरोसे डिबेट नहीं करें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। हम तो गूगल भी देखते हैं, नहीं, गूगल से आगे जाए, गूगल में आधा झूठा है। आपसे निवेदन है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, आप गूगल के भरोसे मत रहे बिल्कुल। चलिए लड़ाई आपके भरोसे भी नहीं है, नहीं किताबों के ज्ञान के भरोसे रहे, ज्ञान के भरोसे रहे, लफवाजी के भरोसे नहीं रहे, ज्ञान के भरोसे रहे। आप ये मान लो कि अपनी कलम से वो ओबीसी बने हैं, बाई बर्थ ओबीसी नहीं है। अरे भैया वो जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं, समझ लीजिए, वो जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं, वो कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, अरे पूरी बात सुन लीजिए, वो जिस वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, राजस्थान में, हर जगह ओबीसी है, हर जगह ओबीसी है। आप थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़ा सा। एक सामाजिक न्याय का काम है। चलिए सर, सामाजिक संगठन, ठीक है सर, समाज को विभाजित करने वाली बात नहीं कह सकते हैं जी। दिनेश जी, दोनों को आप सुन रहे हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को आगे की जो राह है, मतलब 2023 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, मुझे लगता है और गर्म आएगा। नहीं गर्मा गया, आप देखिए मुद्दा बन गया है। आप जो भी जनगणना के आंकड़े आए, इसके बाद जो प्रधानमंत्री जी की सभा जो छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने क्या कहा कि हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। ये एक बड़ा मास मैसेज है कि आप, वो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है और कांग्रेस या अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या है। वो कह रहे हैं कि साहब जो वोट है, हिंदू का जो वोट जिस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, वो यदि कास्ट बेस पर ये डिवाइड हो गया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, जैन, बौद्ध, तो आप सोचिए ना कि जो हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो इलेक्शन में कितना इफेक्टिव होगा। तो इसलिए उन्होंने बड़ी जोर से कही, आप उसको चाहे वीडियो फिर से सुन लीजिए, बहुत तेजी से उन्होंने कही कि हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश है। तो एजेंडा तो हो गया है फिक्स, और लाइन भी खिंच गई है कि इलेक्शन कहाँ जा रहा है। बहुत सही आप कह रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे, चाहे 23 के हों, 24 के हों, ये और तेजी से होगा सामने। लेकिन कौन कितना कैसा फाइट कर पाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, समझाने में कौन सफल होगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप भानु शर्मा जी और दिनेश शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है कि 2023 और 24 का चुनाव, वैसे तो विकास के मुद्दे पर लड़ने की बात कही जा रही है, खासकर मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे कर ओबीसी का मैटर क्या और गर्माएगा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती रही कि हम लगातार मुख्यमंत्री ओबीसी के देते रहें, तो कांग्रेस के पास इसकी कुछ काट होगी, देखेंगे आगे। देखिए मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।